एचबीएल पीएसएल सीजन 6 बहुत मजेदार स्टेज पे चल रहा है। मैं तो कहता हूँ शर्जील को कौमी टीम में वापस नहीं आना चाहिए। प्रोफेसर के हाथ तो ऐसा लगता है कि कोई नुस्खा लग गया ऐसा कि भाई कैसे कामयाबियां हासिल करनी है। तो मैं तो यही कहूंगा क्रिकेटर्स को इज्जत दो। सरफराज अहमद के इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो सरफराज की खामी ये है कि उनको एक्टिंग नहीं आती, और क्रिकेटर के लिए एक्टिंग बहुत जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खान। जैसा कि हमें पता है, एचबीएल पीएसएल सीजन 6 बहुत मजेदार स्टेज पे चल रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हमारे सामने आई हैं जिसकी हम बात करेंगे सलीम खालिक सर से। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर, एचबीएल पीएसएल 6 जोरों शोर के साथ कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर रवा है। उसके अंदर बड़ी मजेदार परफॉर्मेंसेस हमें अभी तक देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा शर्जील खान की परफॉर्मेंस। लास्ट मैच में जो उन्होंने कराची के लिए सेंचुरी स्कोर की, क्या कहते हैं शर्जील खान और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? कामिल बहुत शुक्रिया, बड़े दिन बाद आप आए, गायब किधर हो गए थे पहले? जब अगला सवाल करे तो मुझे जवाब दीजिएगा इसका। खैर, अब हम आते हैं पीएसएल पे। क्रिकेटिंग लिहाज से बड़ा अच्छा आगाज हुआ है। हम बात नहीं करते इंतजामी उमूर की, बाद में करेंगे। देखें, क्रिकेट में क्या चाहिए, टी20 क्रिकेट में लोगों को चाहिए चौके और छक्के, बैट्समैनों का राज, और वो हमें देखने को मिल रहा है पीएसएल में। खास तौर पर जो कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ, क्या बात है, छक्के छक्के चौके चौके, मजे आ गए थे, लोगों के तो पैसे वसूल हो गए थे। खैर, उस मैच में शर्जील खान की पर्टिकुलर परफॉर्मेंस का आपने पूछा, शर्जील खान के टैलेंट पे तो कोई शक ही नहीं है काबिल। वाकई बहुत अच्छे बैट्समैन है, बासलाहियत बैट्समैन है। अगर वो फिक्सिंग स्कैंडल में नहीं फंसते तो आज पता नहीं कहां से कहां जा चुके होते। लेकिन क्या कह सकते हैं, अब जो पास्ट है उस पर अब शर्जील अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब उनका वजन उनके आड़े आ रहा है, क्योंकि कौमी टीम में शमूलियत के लिए एक फिटनेस लेवल चाहिए होता है जिसपे वो पूरा नहीं उतर पा रहे। आजम खान के साथ भी यही मसला है, आजम भी बहुत अच्छे प्लेयर है। तो ये दोनों प्लेयर्स जो हैं इस वजह से अभी तक कौमी टीम में नहीं आ रहे, लेकिन इनको लेना चाह रहे हैं। अब बात आती है, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आना चाहिए शर्जील खान को कौमी टीम में, तो आप बुरा ना मानिएगा। और आप अभी तो खैर फोन पे हैं, आप अगर साथ बैठे होते तो मुझे शक था कहीं आप मेरे से लड़ने ही ना लग जाते। मैं तो कहता हूँ शर्जील को कौमी टीम में वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने काम किया उसके बाद कौमी टीम में उनकी जगह नहीं बनती। ये ठीक है, पीएसएल में एंटरटेन कर रहे हैं हमको, डोमेस्टिक क्रिकेट में एंटरटेन करें, बिल्कुल ठीक है। कौमी टीम में नो, जो एक दफा फिक्सिंग में पड़े उसके बाद जीरो टॉलरेंस का मतलब ही यही होता है कि उसके कैरियर पे काटी लगा दी जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, डोमेस्टिक खेलें, पीएसएल खेलें, हमें एंटरटेन करते रहे, हमें उनकी इनिंग अच्छी लगी, आगे भी उम्मीद है वो इस तरह से खेलते रहेंगे। फिटनेस का भी कोई मसला नहीं है पीएसएल में, सब कहते हैं जितना भी मोटा हो कुछ भी हो बस आगे परफॉर्म करते हैं, हमारे लिए काफी है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और बाकी शर्जील की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जी सर, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने पहले जब मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ की भी वापसी हो रही थी तब भी इनके खिलाफ ही बोला था नेशनल टीम में कि फिक्सर्स को वापस नहीं आना चाहिए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पीसीबी बोलता तो रहा है लेकिन उसको फॉलो इतना नहीं किया। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे अपनी रिपोर्टिंग के अंदर, आपने हमेशा यही नजरिया जाहिर किया है कि इन्हें वापस नहीं आना चाहिए। मूविंग ऑन, अगले प्लेयर जिनकी मैं बात करना चाहूंगा वो है मोहम्मद हफीज। एक पर्पल पैच के अंदर वो चल रहा है, ऐसी फॉर्म जो आज तक कभी देखने में नहीं आई। उन्होंने टी20 फॉर्मेट को अपना बना के रखा हुआ है। मोहम्मद हफीज के कंटिन्यूस राइज के बारे में क्या कहेंगे? और उनका भी कॉन्ट्रैक्ट का भी मेरे ख्याल से कोई इश्यू आया, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कामिल, बात यह है, हफीज इस वक्त अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में है, और ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, उस पर पूरी तरह वो इस वक्त उनके ऊपर सादिक आती है मिसाल। बाकी उम्र के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस में भी निखार आ रहा है। 40 साल के हो चुके हैं, लगता नहीं है नौजवान उनकी फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस से शर्मा जाए कि यार ये क्या प्लेयर है हफीज। उन्होंने देखे पीसीबी ने उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मौका नहीं दिया कि जी बायोसिक्योर बबल में चंद घंटे की उन्होंने ताखीर की, लेकिन उसके बाद हफीज जो है वापस आए पीएसएल में, 2 मैच खेले, दोनों में शानदार परफॉर्म किया। तो लग नहीं रहा कि प्रोफेसर के हाथ तो ऐसा लगता है कि कोई नुस्खा लग गया ऐसा कि भाई कैसे कामयाबियां हासिल करनी है, बैटिंग में बॉलिंग में भी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पीसीबी को बोलूंगा कि इतनी पीक फॉर्म में वो थे और उनके साथ ऐसा सलूक किया। आपने उनको पहले अवार्ड नहीं दिया, उसके बाद आपने उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नहीं खिलाया कि जी क्वारंटीन में चंद घंटों का फर्क था। उसके बाद फिर अब आप खुद कह रहे हैं वसीम खान साहब कि हमने मोहम्मद हफीज को सी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जो उन्होंने इनकार कर दिया।
आपने ये कहते हुए भी आपको शर्म नहीं आई कि मोहम्मद हफीज को सी कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था? दुनिया भर में क्रिकेटर्स की इज्जत होती है, मैं भारत की मिसाल नहीं देना चाहता लेकिन यहाँ देनी पड़ेगी। आप देखें अहमदाबाद में इंग्लैंड का साथ टेस्ट चल रहा है, इंडियन टीम का ईशांत शर्मा का 100वां टेस्ट था, किस तरह उनके बोर्ड ने उनको इज्जत दी, किस तरह ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई कैरियर का अहम संगे मील अबूर करते हैं तो उनको पजीराई की जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमने यूनुस खान के साथ क्या किया, हमने दूसरे प्लेयर्स के साथ क्या किया, बाद में अगर उनको ऑनर किया, लेकिन जो वक्त था जब रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने तो उसको क्या किया हमने? तो ये चीज देखनी पड़ेगी, क्रिकेटर्स को इज्जत देना पड़ेगी। देखें वो खान साहब को अगर कोई बोले कि तुम पीसीबी में आ जाओ, 1 लाख रुपए में आगे काम करो और ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तो भाई क्रिकेटर्स के बारे में आप कैसे कह सकते हैं? इतने यहाँ पे करोड़ों रुपए पीसीबी वाले अपनी सैलरीज में ले जाते हैं, वहां चंद लाख क्रिकेटर्स को मिल जाए तो क्या होगा? तो आपने साबिक क्रिकेटर्स की जबानबंदी के लिए उनको सबको जॉब्स दी, काम उनसे इतना नहीं ले रहे, तो जो करंट क्रिकेटर्स है उनको तो दें भाई, उनकी बेस में तो सारा पैसा आ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा क्रिकेटर्स को इज्जत दो। राइट सर, जहां मोहम्मद हफीज की बात हुई है वहीं मैं करना चाहूंगा अगले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन सरफराज अहमद की। अभी रिसेंट उनकी लाहौर कलंदर्स के साथ जो क्लैश था उसके अंदर कंट्रोवर्सी बनी जब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए नजर आए अपने प्लेयर्स पे। जाहिद महमूद के ऊपर पहले उन्होंने गुस्सा किया जब उन्होंने अच्छा ओवर नहीं किया, उसके बाद उस्मान शनवारी के साथ अच्छी खासी बहस करते हुए वो नजर आए। मुइन खान कोच जो थे उनके वो और बॉलिंग कोच उमर गुल भी स्टेप इन किया, उनको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की। तो सरफराज अहमद के इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या कहेंगे? बात यह है कामिल कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, जब आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आप कुछ भी करें वो बुरा ही लगता है। जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही हो, आप कुछ गलत भी करें तो वो अदा कहलाती है। जैसे सरफराज की जहां तक आपने बात की, जो पहले सरफराज अहमद इसी तरह से जब करते थे, कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए इसी तरह प्लेयर्स के ऊपर गुस्सा करते थे, लेकिन टीम जीतती थी, सरफराज की परफॉर्मेंस भी होती थी, तो लोग कहते थे कि वाह यार क्या कप्तान मिल गया, क्या एग्रेसिव कप्तान है, जबरदस्त कप्तान है यार। लेकिन अब जाहिर है उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, और जब वो टीम भी उनकी हार रही है तो थोड़ा प्रेशर में तो है, तो अब जाहिर है इस तरह की चीज पकड़ी गई। नो डाउट मैं मानता हूँ कि उस दिन उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन सरफराज की जो खामी है ना, वो सरफराज की खामी ये है कि उनको एक्टिंग नहीं आती, और क्रिकेटर के लिए एक्टिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारे करंट क्रिकेटर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप देखते होंगे जहां कैमरा आता है वो नजर आ जाते होंगे। कोचेस को देखते होंगे आप, जहां कैमरा आता है कोई डायरी लेके शुरू हो जाता है लिखना, कोई जो है यूं बल्ला हिलाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, जैसे भाई बड़े हम काम कर रहे हैं, उनको पता है कैमरा हमारे ऊपर। तो सरफराज को भी ये चाहिए था कि जब उनको लगे कि यार कैमरा है, अभी तो चुप रहो, अभी तो हंसते हुए कोई बात नहीं बेटा, वेल बॉल वो करते। तो जहां ओवर खत्म होता है उनको पता है ऐड आ रहे होंगे, वहां डांटते भी थे, जो भी थे। इस चीज में लैग कर गए। लेकिन बात यह है कि फॉर्म की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से अभी आहिस्ता आहिस्ता सरफराज जैसे कोशिश की, पिछले मैच में उन्होंने बेहतर इनिंग खेली थी, फॉर्म उनकी वापस आएगी, टीम उनकी जीतने लगेगी, तो उनका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। क्योंकि आप देखें कितने अरसा हो गया वो कौमी टीम के साथ है, खेलने का मौका नहीं मिल रहा, और जाहिर है रिजवान ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि अभी सरफराज की जगह भी नहीं बन रही। तो नो डाउट इस तरह के मामला जब होते हैं तो फिर बंदा थोड़ा प्रेशर में आता है, और फिर वही बात के इस तरह की चीजें होती हैं तो लोग नोट करते हैं। लेकिन बात यह है कि सरफराज हमारा बहुत जबरदस्त प्लेयर है, रिजवान भी हमारा बहुत जबरदस्त प्लेयर है, दोनों हमारे सुपरस्टार हैं। लेकिन एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरा बुरा हो गया और हम उसे बुरा भला कहने लग जाए, ये नहीं होता। हमें सरफराज के भी कदर करनी चाहिए, सरफराज की भी इज्जत करनी चाहिए। जो मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया में वो चीज गलत है। एक आदमी वैसे ही गिरा हुआ है, आप उसको और गिरा रहे हो, उठा के रखे, कॉन्फिडेंस बढ़ाए, कभी जरूरत पड़ेगी तो सरफराज ही इंशाल्लाह हमारे काम आएंगे। सारे प्लेयर हमारे मुल्क के अपने हैं, इनका हमें ख्याल रखना चाहिए। राइट सर, अब मैं चलूंगा मुल्तान सुल्तान के कैप्टन की तरफ जो है मोहम्मद रिजवान। बहुत ही उनकी एक पर्पल पैच चल रहा था और उन्होंने पीएसएल के अंदर भी कंटिन्यू किया है, वो अभी तक जितने मैचेस खेले और उसके अंदर बहुत ही अच्छी फॉर्म में। लेकिन उसी के साथ उनके जो फॉर्मर कैप्टन थे मुल्तान सुल्तान के, शान मसूद, जिन्होंने पिछले साल बड़ा उठाया था मुल्तान सुल्तान की टीम को, वो कैप्टनसी से तो हाथ धो बैठे, टीम से भी बाहर हो गए। तो मोहम्मद रिजवान के राइज के बारे में क्या कहेंगे और शान मसूद की एब्सेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? कामिल बात यह है कि मोहम्मद रिजवान इन दिनों अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में है, चाहे वो बैटिंग हो, विकेट कीपिंग हो या कैप्टनसी हो, जहां वो जा रहे हैं कामयाब साबित हो रहे हैं।
तो जाहिर है हर कोई यही चाहता है कि उसकी टीम के लिए अच्छा प्लेयर है उसको आगे लेकर आए। मुल्तान सुल्तान ने भी डेफिनेटली यही सोचा होगा और रिजवान को मौका दिया होगा। हर तरफ रिजवान रिजवान हो रहा है तो उन्होंने कहा चलो इस तरह अच्छा है, हमें भी थोड़ी माइलेज मिलेगी। लेकिन इस चीज से नुकसान हो गया शान मसूद को, जिन्होंने पिछले साल मुल्तान सुल्तान को टेबल टॉपर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। पहले राउंड में बैटिंग भी उनकी बेहतर थी। अब इसमें अगर हम हकीकत पसंदाना तज्जिया करें तो एक चीज हमें नजर आएगी कि रिजवान जो है उन्होंने गो के अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया है, लेकिन मसला अभी भी उनके साथ यही है कि हम ये नहीं कह सकते कि रिजवान आए हैं बॉलर्स पे हावी हो जाएंगे, बड़ी तेज तरीन सेंचुरी है ऐसे करके चले जाएंगे। वो टाइम लेते हैं। इसी तरह शान मसूद भी है, उनका स्टाइल भी T20 से ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा जबरदस्त T20 के बैट्समैन है। आप दो अगर एक ही तरह के बैट्समैन ओपन करें तो पावर प्ले का जो मकसद है वो खत्म हो जाता है। शायद यही सोच के शान को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर रहा है मुल्तान। लेकिन अभी बहुत बड़ा इवेंट है, आगे बहुत मैचेस आएंगे, होपफुली शान को भी मौका मिलेगा। आखिरी वक्त में कैप्टनसी खोना उनके लिए भी बड़ा फ्रस्ट्रेशन का बाइस तो होगा, जो रिजवान ने भी जिक्र किया था। आपने देखा होगा इंटरव्यू, उन्होंने कहा था 2 दिन शान बड़े अपसेट रहे थे, बाद में ठीक हो गए थे। लेकिन ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है जी, पैसे देके वो लोग प्लेयर्स को ले रहे हैं, उनकी जो मर्जी करें। राइट सर, मुल्तान सुल्तान के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है शाहिद खान आफरीदी, जिन्होंने लास्ट अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो मैच था उसमें जारहाना बॉलिंग से अपनी पूरे मैच की टाइट पलट दी थी। तो शाहिद आफरीदी की एवरग्रीन परफॉर्मेंसेस के बारे में आप क्या कहेंगे? वही आपने बात कह दी ना, एवरग्रीन। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट के एवरग्रीन सुपरस्टार है। वो तो लगता है 50 साल के भी होंगे तो भी ऐसे ही खेल रहे होंगे। अल्लाह ने उनको खुदादाद सलाहियतें ऐसी दी हैं, ऐसी जबरदस्त परफॉर्म करते हैं वो जहां भी जाए। अब मैंने नोट किया है कि बैटिंग से ज्यादा वो बॉलिंग पर अपनी तवज्जो दे रहे हैं, और जो उनकी टीम है वो भी बॉलिंग में ही उनको समझ रही है कि जी ये बॉलर है हमारे, तो एज अ बॉलर खेल रहे हैं। लेकिन आप देख ही रहे होंगे मैच में 1-2 विकेट वो ऐसी ले लेते हैं कि मैच फंसा देते हैं, रन आउट भी कर रहे हैं, कैचेस भी अच्छे लेते हैं। तो शाहिद आफरीदी है, पाकिस्तान का एवरग्रीन सुपरस्टार। राइट सर, जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल आज का यही पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर क्राउड्स की वापसी हो गई है, अब थोड़े बहुत लोग आना शुरू हो गए, आगे जाके इंशाल्लाह NCOC से हमें पता चला है कि और लोगों की भी इजाजत, स्पेक्टेटर्स की इजाजत मिल चुकी है। तो क्राउड का इम्पैक्ट आप किस तरह देख रहे हैं इस लीग पे? बहुत है, बहुत ज्यादा क्राउड का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा जो पहले सीरीज हुई पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका की, या दूसरी जिसमें क्राउड नहीं था, उसमें जो ब्रॉडकास्टर था उसने आवाजें लगाई हुई थी चौके छक्के की क्राउड की, तो उससे मैच में लग रहा था कोई मैच हो रहा है। अगर हम वो भी हटा देते तो हमें पता ही नहीं चलता कोई आउट हुआ है, कोई चौका लगा है, कोई छक्का लगा है। क्राउड होना जरूरी है, एनर्जी मिलती है, प्लेयर्स को भी एक माहौल भी बनता है ग्राउंड में भी। तो अब अच्छा है, 20% से स्टार्ट लिया, मैंने देखा था बड़ा जो खरोश था नेशनल स्टेडियम में शाहीन में। अब ज्यादा लोग आएंगे और अच्छा होगा, प्लेयर्स को भी मजा आएगा। हमारी लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान में वापस आई है, तो पाकिस्तानियों को उससे एंजॉय करने का पूरा हक है। बदकिस्मती से कोविड की वजह से क्राउड जा नहीं रहा था, लेकिन अब हालात बेहतर हुए हैं, क्राउड आने लगा है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। जाइए और मैच देखिए, आप भी जाइएगा, आप भी एंजॉय कीजिएगा। राइट तो सलीम खालिक साहब ने शुरू में मुझसे एक सवाल किया था कि हमारी मुलाकात नहीं हुई बड़े टाइम से, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताते चलूं कि सलीम खालिक से cricketpakistan.com.pk के लिए ऑलमोस्ट रोज बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू ले रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार से, फॉर्मर क्रिकेटर्स से और ऑफिशियल से। तो आप वो सारी वीडियोस हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।